हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर हिना। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो हमारा टॉपिक है कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे हम कि कार्डियक आउटपुट इज़ द अमाउंट ऑफ द ब्लड पम्प फ्रॉम द ईच वेंट्रिकल। मतलब दोनों वेंट्रिकल से जितने अमाउंट में भी ब्लड पम्प्ड होके कहाँ जाता है, ब्लड वेसल्स में जाता है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, इट रिफर्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल आउटपुट थ्रू द एओर्टा। स्पेशली हम यहाँ किसकी बात करेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल आउटपुट की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना भी ब्लड है वो कहाँ जाता है, एओर्टा में जाता है। अब आगे इन्होंने बोला है कार्डियक आउटपुट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सीवीएस बिकॉज ऑफ रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डिपेंड अपॉन द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है सीवीएस में, मीन्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी में कितने अमाउंट में ब्लड जाएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, कार्डियक आउटपुट पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्रामेटिक एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे कहाँ से कहाँ ब्लड जाता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कार्डियक आउटपुट की बात कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, दो चैम्बर ये है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, और दो चैम्बर कौन से हैं, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। मीन्स हार्ट के अंदर कितने टोटल चैम्बर्स हो गए, 4 चैम्बर्स। अब राइट साइड में जो ब्लड होता है वो हमें पता है कि कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट साइड में कौन सा होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो अब कार्डियक आउटपुट की अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन होती है कि कितने अमाउंट में ब्लड पंप आउट होकर ब्लड वेसल्स में जाता है। मीन्स राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप आउट होगा तो वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स में चला जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप आउट होगा वो कहाँ जाएगा, एओर्टा, और एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसीलिए हमने क्या पढ़ा कि यहाँ स्पेशली हम किस पे कंसंट्रेशन करेंगे, हम बात करेंगे स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल की। क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो लंग्स में तो जाएगा प्यूरीफाई होने के लिए, लेकिन प्यूरीफाई होकर वो रिटर्न आएगा फिर से हार्ट में ही, पूरी बॉडी में कहीं नहीं जाना है। वो प्यूरीफाई एक बार हो गया तो वो फिर से लेफ़्ट एट्रियम में आएगा। लेकिन जो लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड फिर प्यूरीफाइड जो ब्लड है या ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वेंट्रिकल में गया, और वेंट्रिकल से जैसे ही एओर्टा में जाएगा तो एओर्टा की जो ब्रांचेस होती है उसके थ्रू वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से लेफ़्ट वेंट्रिकल आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है कि अगर आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल आउटपुट अच्छा है तो पूरी बॉडी में ब्लड भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, कार्डियक आउटपुट को हमने पढ़ा कि दोनों वेंट्रिकल से, ईच वेंट्रिकल से जितने अमाउंट में ब्लड पंप आउट होता है वो ब्लड वेसल्स में जाता है, मीन्स पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा में जाएगा, और एओर्टा से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब हम यहाँ पे दो डेफिनेशंस की बात करेंगे कि कार्डियक आउटपुट के अंदर दो डेफिनेशंस आती है, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड माइन्यूट वॉल्यूम। तो माइन्यूट वॉल्यूम आपको नाम से ही पता चल रहा है, माइन्यूट वॉल्यूम मतलब मिनट्स की बात हो रही है, और स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स एक बीट की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हार्ट की नॉर्मल बीट कितनी होती है। मीन्स हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम्स। मीन्स 1 मिनट में हार्ट 72 बार धड़कता है। तो एक धड़कन मीन्स एक बीट की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक बीट में हार्ट कितना ब्लड पंप आउट करता है, तो 70 ml ब्लड पंप आउट करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। और 1 मिनट में कितना पंप आउट करता है, तो उसे हम कहते हैं माइन्यूट वॉल्यूम। मतलब 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप आउट करता है, 5 लीटर। तो ये क्या कहलाता है, माइन्यूट वॉल्यूम। तो इस तरीके से हमने कार्डियक आउटपुट के अंदर दो डेफिनेशंस पढ़ी। क्या क्या दो डेफिनेशंस पढ़ी हमने, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड माइन्यूट वॉल्यूम। मतलब एक बीट में 70 ml ब्लड पंप आउट होता है और 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप आउट होता है। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, कार्डियक आउटपुट के हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ी, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या हुई, एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप आउट बाय द ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच बीट। मैंने अभी आपको बताया था कि स्ट्रोक वॉल्यूम हम किसे कहेंगे, कि एक धड़कन में जितना भी वेंट्रिकल ब्लड पंप आउट करता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कितना नॉर्मल होता है, ये 70 ml होता है, लेकिन 60 से लेके 80 ml नॉर्मल माना जाता है जब हमारा नॉर्मल हार्ट रेट कितना है, 72 पर मिनट है। तो हमने क्या बात करी, हमने स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या पढ़ी, तो हमने क्या पढ़ा कि एक बीट में, मतलब हार्ट की नॉर्मल बीट होती है 72 बीट्स पर मिनट। 1 मिनट में हार्ट 72 बार बीट करता है या धड़कन होती है। तो एक बीट में
हार्ट कितने अमाउंट में ब्लड को पंप आउट कर रहा है, तो 70 ml पंप आउट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे माइन्यूट वॉल्यूम की। तो मैंने आपको कहा था कि माइन्यूट वॉल्यूम मतलब मिनट्स की बात हो रही है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, माइन्यूट वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप आउट बाय द ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। मीन्स हर एक वेंट्रिकल से 1 मिनट के अंदर जितना भी ब्लड पंप आउट होता है उसे हम क्या कहते हैं, माइन्यूट वॉल्यूम कहते हैं। इसको अगर आपको इसकी नॉर्मल वैल्यू निकालनी है तो इसकी का क्या फॉर्मूला है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। मीन्स स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा कितना था, स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा था 70 ml। 70 को मल्टीप्लाई आपको किससे करना पड़ेगा, नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है 72। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हो 70 को 72 से, तो आपका जो नॉर्मल वैल्यू आती है आपकी वो आएगी 5 लीटर पर वेंट्रिकल पर मिनट। मीन्स 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप आउट कर रहा है, 5 लीटर ब्लड पंप आउट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन पढ़ ली। कार्डियक आउटपुट हमने समझ लिया क्या होता है, उसके बाद हमने इसके स्ट्रोक वॉल्यूम जो इंपॉर्टेंट है और माइन्यूट वॉल्यूम दोनों की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे वेरिएशंस की। वेरिएशन का मतलब ये होता है कि कब कार्डियक आउटपुट बढ़ता है और कब कम होता है। इसमें भी 2 कंडीशंस में आपको मिलेगी, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन अलग मिलेगा और पैथोलॉजिकल वेरिएशंस अलग मिलेगा। फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल में डिफरेंस ये होता है कि कार्डियक आउटपुट किस कंडीशन में बढ़ता और कम होता है, तो ये नॉर्मल है। नॉर्मली इस कंडीशन में कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और कब कम होगा, ये नॉर्मल कहा जाता है। लेकिन अगर कोई बीमारी है, किसी डिसीज कंडीशन की वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजिकल वेरिएशंस। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस। उसमें हम पढ़ेंगे, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं एज की बात करते हैं। तो एज मतलब बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में कार्डियक आउटपुट कम होता है। क्यों? क्योंकि उनमें ब्लड वॉल्यूम कम होता है। तो एज की अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चों में कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उनमें ब्लड वॉल्यूम कम होता है। लेकिन एडल्ट्स में कार्डियक आउटपुट क्या होता है, अच्छा होता है। इसके बाद में सेक्स की अगर हम बात करें तो इन फीमेल में कार्डियक आउटपुट मेल के कंपेयर में कम होगा। इसके साथ साथ अगर हम बॉडी बिल्ड की बात करें तो जिनका बॉडी बिल्ड मतलब उन जिनकी मसल वेल डेवलप होती है उनमें कार्डियक आउटपुट अच्छा होता है। इसके साथ साथ डायurnal वेरिएशन का मतलब होता है कि मॉर्निंग की, इवनिंग की, नून की अगर हम बात करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग में सुबह के टाइम पे कार्डियक आउटपुट कम होता है। लेकिन जैसे ही डे बढ़ता जाता है तो दिन के टाइम में कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। ये किस पर भी डिपेंड करता है, ये उसके बेसल मेटाबॉलिक रेट पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर की हम बात करें तो जैसे कोल्ड टेम्परेचर होता है तो कोल्ड टेम्परेचर में हमारा सर्कुलेशन क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो ठंड के दिनों में क्या होता है, ठंड के दिनों में सर्कुलेशन थोड़ा स्लो हो जाता है, इसीलिए कार्डियक आउटपुट भी कम होता है। और टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ होता है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। इमोशंस की बात करें अगर, इमोशनल कंडीशन मीन्स एंजाइटी मतलब होता है टेंशन, एप्रीहेंशन मतलब होता है डर, और एक्साइटमेंट, उस टाइम पे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उस टाइम पे हमें, जब हम टेंशन में होते हैं, हम एंजाइटी में रहते हैं, तो उस टाइम पे हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? वो एनर्जी हमें मिलती है ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज बनने के लिए हमें क्या चाहिए? ग्लाइकोजन चाहिए, क्योंकि ग्लाइकोजन ही आगे जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज कन्वर्जन के लिए या ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए हमें कौन से हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है? एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन, उसी को हम बोलते हैं कैटेलोकोलेमीन्स। तो एड्रिनल ग्लैंड्स के हार्मोन जब हम टेंशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, या कोई हमारे सामने कोई डर होता है, तो उस वजह से एड्रिनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। और उसी वजह से हमें क्या होती है, एटीपी एनर्जी अवेलेबल होती है। और उसी टाइम पे हमें ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती है और ब्लड की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। इसीलिए हमारा उस टाइम पे क्या होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के लिए कैसे काम होता है? तो हार्ट रेट बढ़ता है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाता है। अगर हम आफ्टर मील की बात करें तो खाना खाने के बाद में क्या होता है, 1 घंटे के बाद में जैसे ही हम खाना खाते हैं तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। एक्सरसाइज के टाइम पे कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इसीलिए कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। हाई अल्टीट्यूड जब हम पहाड़ी वाले इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइपोक्सिया की कंडीशन आती है, इसीलिए कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। पोस्चर मतलब
जब हम लेटे रहते हैं तो उस टाइम पे कार्डियक आउटपुट मेंटेन रहता है, लेकिन जैसे ही हम बैठते हैं या खड़े रहते हैं तो उस टाइम पे कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, क्यों? क्योंकि मदर बेबी दोनों को चाहिए। स्लीप के टाइम पे कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, क्योंकि जितनी भी बॉडी में एक्टिविटीज़ है वो क्या होती है, स्लो हो जाती है, तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। तो ये तो हमने फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस की बात करी थी। अब हम पैथोलॉजिकल वेरिएशंस की बात करें, मतलब डिसीज़ कंडीशन में कार्डियक आउटपुट कब कम होता है और कब बढ़ता है। तो कार्डियक आउटपुट किस कंडीशन में बढ़ता है? फीवर के टाइम पे। क्यों? क्योंकि फीवर के टाइम पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आरबीसी की रिक्वायरमेंट होती है। एनीमिया मीन्स, जब एनीमिया मीन्स आरबीसी काउंट कम हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में भी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। तो थायराइड के फंक्शन अगर आपने पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब बीएमआर बढ़ता है, जब बीएमआर बढ़ता है तो उस टाइम पे रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ता है और हार्ट रेट भी बढ़ता है। इस वजह से जब थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो बीएमआर बढ़ता है और आपका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे कार्डियक आउटपुट कम होने की। तो अभी हमने हाइपरथायरॉयडिज्म में पढ़ा, तो हाइपो की बात करें, जब थायराइड हार्मोन का लेवल डाउन हो जाता है, मीन्स बीएमआर कम हो जाता है, तो हार्ट रेट भी कम हो जाता है और रेस्पिरेटरी रेट भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब होता है ये हार्ट डिसीज़ है, मीन्स यहाँ पे आपके वेंट्रिकल्स की फीलिंग ही प्रॉपर नहीं हो रही है। जब वेंट्रिकल्स की फीलिंग ही प्रॉपर नहीं होगी तो इजेक्शन कैसे अच्छे से होगा? तो इस तरीके से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। इस तरीके से अगर हार्ट ब्लॉक की बात करें तो हार्ट ब्लॉक मीन्स हार्ट पंपिंग ही नहीं कर पा रहा है। अगर पंपिंग नहीं कर पाएगा तो फिर कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर मतलब हार्ट फेल हो चुका है, यहाँ पे भी पंपिंग नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो हार्ट फेल हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। इसी तरीके से शॉक की अगर हम बात करें तो शॉक मीन्स, शॉक क्या होता है? शॉक आपको पता होना चाहिए। सो शॉक का मीन्स ये होता है कि सेल और टिश्यू को ब्लड नहीं मिल रहा है, सर्कुलेशन स्लो हो चुका है, तो इस टाइम पे भी क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। हेमरेज का मतलब होता है एक्सेसिव ब्लड लॉस। तो जैसे कि मान लिया कोई एक्सीडेंटल केस है और एकदम ब्लड लॉस हो चुका है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, ब्लड लॉस ज़्यादा होगा, तो हार्ट को रिटर्न भी कम ही आएगा और रिटर्न कम आएगा तो फिर वेंट्रिकल से आउटपुट भी कम हो जाएगा, मीन्स इजेक्शन भी अच्छा नहीं होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा? आज हमने कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन, स्ट्रोक वॉल्यूम, माइन्यूट वॉल्यूम और फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल वेरिएशंस पढ़े। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि कितने अमाउंट में ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कौन से ऑर्गन को कितने अमाउंट में ब्लड जाता है, और इसके साथ साथ कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने वाले फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज सिर्फ हम इसी टॉपिक पे फिनिश करते हैं हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके शेयर करें इस वीडियो को और लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें।